नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा। बस्तर, दुर्ग और धमतरी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर में कार्यकर्ताओं सम्मान सम्मेलन का होगा आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा। बस्तर में कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन। बस्तर, दुर्ग और धमतरी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री साय। बस्तर में कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। बस्तर, दुर्ग और धमतरी जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। बस्तर कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा, बस्तर, दुर्ग जिले का दौरा। अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का होंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिस तरह से बस्तर, दुर्ग और धमतरी का दौरा है, कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह से तैयारियां हैं? देखिए, पहली बार जब विष्णुदेव साय जब सीएम बने, इसके बाद जब ये पहला दौरा है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बस्तर दौरे पर है। और इसके अलावा जो है बस्तर के अलावा जो है दुर्ग और धमतरी के जिलों के दौरे पर भी रहेंगे। बता देना चाहूंगा कि आज जो बस्तर दौरा है वो बहुत खास है, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है यह दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। इस दौरे के बाद जो है वहाँ पे जो है सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से और वहाँ के विधायक और लोकल जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे। और जो लोकसभा की रणनीति है इस पर जो है बस्तर में चर्चा करेंगे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर जो है कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है पहुंच चुके हैं और वहां सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद जब जो है दोपहर 3 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है दुर्ग जिले में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वहां पर जो है बड़ी सभा को आयोजित करेंगे, जिसके बाद जो है धमतरी में भी एक कार्यक्रम है, वहां पर भी शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है अब मुख्यमंत्री का 1-to-1 जो है दौरा शुरू हो गया है। इस दौरे को जो है लोकसभा चुनाव से और जो मिशन 100 के तहत जो है पॉलिसी लाने के मकसद से इस दौरे को किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये दौरा होने वाला है, अगले 3 से 4 महीनों में जब चुनाव की तारीखें आएंगी, क्या कुछ खास निर्देश दिए जा रहे हैं और किस तरह से तैयारी की जा रही है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, अभी जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी, जिसके बाद से जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अपने दौरे पर जो है निकलना शुरू हुआ है। यह पहला स्टार्टिंग दौरा है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बस्तर जिले से जो है अपनी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। बस्तर से जो है वे लौटते हुए जो धमतरी जाएंगे। धमतरी से आने के बाद जो है दुर्ग में जो है एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर कई सारे जो है धीरे धीरे जो है वहाँ की जो गतिविधियां है और साथ में जो है सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसका जो है बखान करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा, इसके अलावा कार्यकर्ताओं के सम्मान में भी सम्मेलन किया जा रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा और किस तरह से उनकी हौसला अफजाई की जाएगी? देखिए, 5 साल बाद दोबारा जब सरकार लौटी है तो इसमें कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है कि किसी राज्य में पार्टी जो है बहुमत के साथ में जो है जीत कर आती है। तो इस लिहाज से जो है एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब इस कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और साथ ही जो है ऐसे लोगों का सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा जिन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव में अच्छा काम किया है और साथ ही जो है उन्हें जो है कई सारे जो है वो जो है लोकसभा चुनाव के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टिप्स भी देंगे। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विकास, जानकारी दे रहे थे कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ ही साथ लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने का काम किया जाएगा।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर में कोयला घोटाला मामले में ईडी की रडार पर आए भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपियों की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। इस बार भी आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं होने पर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई के अलावा निखिल चंद्राकर, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू और मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से तमाम 9 आरोपियों के खिलाफ आज फैसला आने वाला है और साथ ही साथ यदि कोर्ट में नहीं पहुंचने तो उस पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विकास, 9 आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है, कोयला घोटाले मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कब तक फैसला आने की उम्मीद है? जी, आज जो है विशेष न्यायाधीश कोर्ट में जो है कोयला घोटाले से संबंधित आरोपियों की जो है जमानत अर्जी पर है आज चर्चा होनी है और इसके बाद जो है चर्चा के बाद जो है यह फैसला होना है कि क्या जो है कोर्ट इन आरोपियों को जमानत दे सकती है। इसमें बता देना चाहूंगा कि 2 आईएएस जो है पहले से जेल में बंद है। इसके अलावा जो है पूर्व विधायक चंद्रदेव राय और वर्तमान के विधायक देवेंद्र यादव पर जो है आरोप लगा है कि इन्होंने जो है कोयला घोटाले में इनके द्वारा जो है कई सारे घोटालों को अंजाम दिया गया है कोयला परिवहन मामले को लेकर। तो कुल मिलाकर ईडी द्वारा इस मामले में जी बिल्कुल विकास, अपनी बात पूरी करें। जी, तो इस मामले में जो है आज जो है फैसला आना है कि इनकी जमानत अर्जी पर जो है कोर्ट मुहर लगाती है या कि नहीं। जी, इसके अलावा जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि यदि पूर्व विधायक और विधायक देवेंद्र यादव मौके पर नहीं पहुंचे हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी पेश नहीं हुए थे? देखिए कोर्ट ईडी ने जो है अपना पूरा जो है इस मामले में घोटाले से रिलेटेड जो है पूरी अपनी कार्रवाई जो है कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो है कोर्ट में जो है चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और कोर्ट में जो है पूर्व विधायक चंद्रदेव राय और 2 आईएएस अफसर समेत जो है वर्तमान विधायक भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में जो है आज जो है जमानत अर्जी पर जो है फैसला होना है कि इन आरोपियों को जो है जमानत देती है कि नहीं। इस पर जो है अभी कुछ देर बाद जो है इस पर पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में फैसला आने में कब तक समय लग सकता है? और इसके अलावा जिस तरह से 9 आरोपी बनाए गए हैं, क्या इस पूरे मामले में छानबीन अभी जारी है और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, ईडी ने अपनी छानबीन को यहाँ पर पूरा कर लिया है कोयला घोटाले से मामले में। अब जो है ईडी ने अपनी जो है पूरी रिपोर्ट जो है विशेष न्यायाधीश के पास सौंप दी है। इसके बाद जो है इन जो आरोपी है जो अभी तक से जो बाहर है जिन्होंने जमानत नहीं लिया है उनकी जमानत अर्जी पर जो है आज फैसला होना है। बता देना चाहूंगा कि पूर्व 2 आईएएस जो है पहले से जेल में बंद है, साथ में जो है कई सारे कारोबारी जो है पहले से ही जेल में इस मामले में बंद है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 2 निलंबित आईएएस के साथ ही साथ 9 आरोपियों पर कोयला घोटाले मामले में आज फैसला आना है। इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला कुछ ही समय में आएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा पेश नहीं होने पर आगे कार्रवाई करने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। कोयला घोटाले मामले में आज कुछ ही समय के बाद आ सकता है फैसला। इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को ईडी ने अपनी जांच के बाद आरोपी बनाया है। देखना ये होगा कि आज कोर्ट का क्या कुछ फैसला है। जमानत पर आज सुनवाई होनी है और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में जेल में बंद कैश कुरियर असीम दास ने दावा किया है कि महादेव ऐप का पैसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही भेजा गया था। वो अपने पहले दिए गए बयान पर आज भी कायम है। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों कोर्ट में पेश किए गए पूरक चालान में इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके पहले 12 दिसंबर को असीम दास ने अदालत से कहा था कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उसने कभी किसी को नकदी नहीं दी है। दास ने स्वीकार किया है कि 3 नवंबर का बयान किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में दिया गया जो उनके वकील के साथ आया था। तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से बयान सामने आ रहा है। असीम दास का साफ तौर पर कहना है कि पैसा पूर्व मुख्यमंत्री को ही दिया गया था, जबकि 3 नवंबर को बयान उसने किसी के दबाव में दिया था। तो अब अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
महादेव सट्टा ऐप के मामले में मामला लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है और जिस तरह से असीम दास ने एक बार फिर से दावा किया है, अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में छानबीन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल असीम दास का यह दावा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ही पहुंचाया गया था सट्टा ऐप का पैसा। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपी असीम दास ने फिर से अपना बयान बदला है। ईडी ने जेल में जाकर की थी पूछताछ। आरोपी असीम दास ने किया है दावा, किसी व्यक्ति के प्रभाव में दिया गया था 3 नवंबर का बयान, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भेजा गया था पैसा। तो एक बार फिर से यह दावा किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में छानबीन के बाद पूरे तौर पर जानकारी कब निकलकर सामने आती है और जिस तरह से बार बार बयान बदलने का काम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में क्या वाकई में सच सामने आ पाएगा और बयान जब बाद में आता है तो असली सच्चाई क्या होती है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आरोपी असीम दास ने एक बार फिर से अपना बयान बदला है। इस बात को लेकर दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास सट्टा ऐप का पैसा पहुंचाया गया था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भेजा गया था पैसा, आरोपी असीम दास ने किया है दावा। और रायपुर से संवाददाता विकास यादव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी विकास, इस पूरे मामले में जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप में असीम दास ने फिर से दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री तक ही पैसा पहुंचाया गया था, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, एक बार फिर से जो है महादेव सट्टा ऐप का जो जीन है बाहर आ गया है, क्योंकि जो है इस मामले में जो है अब सरकारें बदल गई है। पिछले बार जब सरकार कांग्रेस की थी तब इस मामले में आरोपी द्वारा अलग अलग बयान आ रहे थे। अब चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो जो आरोपियों ने जो पहले जो बयान दिया था, अब वो बयान में जो है फेरबदल हो गया है, वो बयान को पलटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में जो है एक बार फिर से सियासत होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जो है इस मामले में जो मुख्य आरोपी जो अभी गिरफ्त में है असीम दास, उन्होंने अपना बयान जो है एक बार फिर से पलट दिया। पहले जो है उन्होंने पहले यहाँ बयान दिया था कि वो जो पैसा है मुझे जबरदस्ती जो है ईडी द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर जो है उस पैसे को जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना बताया था। इसके बाद जो है ईडी ने इस मामले में जो है जब दोबारा पूछताछ की तब असीम दास ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि मुझे जो है अब जो जोर जबरदस्ती से भूपेश बघेल का नाम बुलवाया गया था। अब जो है फिर से वे अपने बयान पर कायम हो गए कि मैं जो है भूपेश बघेल को ही पैसा देने के लिए लाया था। तो कुल मिलाकर इस बयान पलटने के बाद में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई कि किस प्रकार जो है पहली जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय आरोपियों ने अलग बयान दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो आरोपी अलग बयान दे रहे। तो इस मामले में एक बार फिर से जो है सियासत शुरू हो गई। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार आरोपी असीम दास के द्वारा बयान बदले जा रहे हैं, अब एक बार फिर से जब दावा किया गया है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और इस मामले की सच्चाई तह तक पहुंचने के लिए आगे क्या पुलिस विभाग के द्वारा और क्या ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ईडी ने इस मामले में पहले ही अपनी जो पूछताछ रिपोर्ट जो है कोर्ट में सौंप दी है और पहली रिपोर्ट में यह आया था कि पहली रिपोर्ट में जो है असीम दास ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पैसा दिए जाने का उल्लेख किया था, जिसके बाद जो है दूसरी बार जब 12 दिसंबर को उन्होंने बयान दिया तो 12 दिसंबर के बयान में कहा गया कि मैंने भूपेश बघेल को पैसा नहीं दिया। उसके बाद से अब जो है ईडी ने पूछताछ की है, तो ईडी के पूछताछ में असीम दास यह कहते हुए दिख रहा है कि उन्होंने जो है भूपेश बघेल को पैसे ही दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस बात में जो है असीम दास के बयान जो है 3 बार असीम दास के बयान में बदलाव आया है। तो इस मामले में जो है कोर्ट का अब देखना यह होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। जी बिल्कुल। तो ये बयान आने के बाद जिस तरह से एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा भी कुछ बयान इस बयान के बाद सामने आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक बार फिर से कह रही है कि जो है सच जो है आखिरकार सामने आ जाता है कि किसी प्रकार से जब सरकार सत्ता में रहती है तो काफी दबाव में जो है आरोपी जो है नाम बोलने से चूक जाते हैं, लेकिन जो है अब सत्ता पलट गई है तो आरोपी जो है खुलकर बोले, जिनको पैसा दिए थे उनका नाम ले, इससे जो है आने वाले सच जो है सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है इस मामले में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई, क्योंकि आरोपी द्वारा जो है बार बार इस मामले में अपने बयान बदला जा रहा है। वहीं जो है कांग्रेस का अपना मत है कि जबरदस्ती जो है ईडी द्वारा जो है आरोपी से नाम उगलवाया जा रहा है, क्योंकि ईडी जो है केंद्र के उसमें है, तो ईडी द्वारा जबरदस्ती जो है अपने पावर का उपयोग करके केंद्र सरकार जो है जबरदस्ती जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपी असीम दास ने एक बार फिर से बयान बदला है, ईडी ने हालांकि इस बयान को पहले ही कोट किया था, अब जब फिर से दावा किया जा रहा है तो इस पे क्या एक बार फिर से जस्टिफिकेशन होगा, फिर से कार्रवाई होगी या पूछताछ करके बयान को पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी? क्या ईडी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से आगे कौन करेगा कार्रवाई?
देखिए, ईडी असीम दास से बयान लेकर जो है कोर्ट में सबमिट करेगी, जिसके बाद जो है इस पर जो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि कौन सा बयान जो है उसको सच माना जाए। क्योंकि जो है पहले जो बयान दिया गया था, पहली बार के बयान में जो है असीम दास ने ईडी के सामने यह कबूला था कि उन्होंने जो पैसा है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने के लिए लाया था। जिसके बाद दोबारा जब ईडी को असीम दास ने पत्र जारी करके कहा कि ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग द्वारा जो बयान लिया है वो व्यर्थ है, वो फालतू है, तो मैंने इस प्रकार का बयान नहीं दिया है। जब अब तीसरी बार जब ईडी ने असीम दास से पूछताछ की, तो तीसरी बार के पूछताछ में असीम दास यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मैंने जो पहली बार जो बयान दिया था भूपेश बघेल को पैसा देने का, वही सही है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस का यह कहना है कि पैसे देने संबंधित किसी प्रकार के सबूत नहीं है, और यह जो है सियासी के तहत जो है, सियासत के तहत जो है दबाव डालकर जो है आरोपी से ऐसा बुलवाया जा रहा है। जी, बिल्कुल विकास, आप मामले में सियासत तेज हो गई। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ विकास, जानकारी दे रहे थे कि ईडी के बयान के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। देखना होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। आम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, युवाओं को तैयार कर रही है पार्टी। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी का आगमन, 11 जनवरी को आएंगे सचिन पायलट। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी का आगमन, 11 जनवरी को पहुंचेंगे सचिन पायलट। आगमन के बाद शुरू होगा बैठकों का दौर। प्रदेश में नए प्रभारी के आगमन को लेकर कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस, युवाओं को तैयार कर रही है पार्टी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के आने के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। 11 जनवरी को पहुंचेंगे सचिन पायलट, जिसके बाद शुरू होगा बैठकों का दौर। आम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, युवाओं को तैयार कर रही है पार्टी। आगमन के बाद शुरू होगा बैठकों का दौर। रायपुर से खबर, आम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 11 जनवरी को पहुंचेंगे नए प्रभारी सचिन पायलट। और इसके बाद अगली खबर सूरजपुर से सामने आ रही है, जहां जिले में नव सदस्य कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि रोहित व्यास सूरजपुर जिले के नवे कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर रोहित व्यास 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले आयुक्त नगर निगम भिलाई के पद पर रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निवारण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। जिला प्रशासन का इसमें ये कर्तव्य रहेगा कि हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको एक संवेदनशील प्रशासन हम लोग देंगे, और शासन की जो मंशाएं हैं, शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका यहाँ पर तत्परता से सभी का क्रियान्वयन होगा, और बहुत अच्छे से हम यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा एक प्रशासन स्थापित करेंगे। और जितनी भी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, उसका निराकरण हम जल्दी से जल्दी करेंगे। मीडिया के साथियों के माध्यम से ही मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ के जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, बिहारपुर का जो एरिया है स्पेशली, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो जिला प्रशासन का ये पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे एरिया में हम लोग लगातार, हमारे अधिकारी दौरा करते रहें, हम लोग स्वयं भी वहाँ पर दौरा करते रहेंगे, और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका वहीं पर निराकरण करेंगे, ताकि लोगों को दूर यहाँ पर जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़े। धमतरी जिले के नगर निगम की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन पर कार्रवाई की है। भिलाई माता मंदिर के पास दुकानों से शुरू होकर जिले के सदर बाजार, घड़ी चौक सहित कई दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं नगर निगम के उपायुक्त ने कहा है कि शहर के अंदर सभी दुकानों में पहुंचकर चेकिंग की जा रही है और पॉलिथीन को जब्त किया जा रहा है। कार्रवाई करते हुए दुकानदारों पर जुर्माना काटा गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, प्रतिबंधित प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई है, और ऐसे हम लोग रेंडमली जो है चेक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे बाजार क्षेत्र हैं, मार्केट क्षेत्र हैं, बड़े दुकान हैं, कुछ छोटे दुकान हैं, सभी पर जाकर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित जो प्लास्टिक है उसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माना भी लगा। खबर जगदलपुर से है, जहां जिला सहकारी कर्मचारी संघ बस्तर ने ज्ञापन के माध्यम से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल सेमदत्त से गुहार लगाई है। लगातार धान खरीदी में हो रही अव्यवस्था के कारण कर्मचारी से लेकर किसान को धान उठाव के लिए समितियों के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बार बार
पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्था के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से बस्तर जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने दर्शाया है कि जिला बस्तर के अल्प वेतन भोगी समिति कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की बात कही है। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी पार्षद दल ने लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट डंपिंग यार्ड में हो रहे अनियमितता पर महापौर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने नेतृत्व किया। वहीं बीजेपी दल को काफी दिनों से लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर हो रहे काम पर भ्रष्टाचार की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर पार्षद और कार्यकर्ता ने डंपिंग यार्ड में काम देखने के बाद प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि डंपिंग यार्ड में शहर का कचरा डंप किया जाता है। नए नियम और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन के अनुसार इन कचरों को नष्ट किया जाना था, लेकिन मौके में भारी अनियमितता देखने को मिली है। सूरजपुर में अचानक मौसम में करवट लेने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी के कारण दलहन तिलहन फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में पारा लुढ़ककर 6 डिग्री तक जा पहुंचा है। बता दें कि जिले में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर की ओर से चल रही ठंडी हवा के कारण जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। वहीं ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। तापमान में आई इस भारी गिरावट के बाद घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। इसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां मोदी की गारंटी को साकार कर छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देने की कवायद में लगी है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा से प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के रुख में हवा बदलने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का रण फतेह करने के बाद अब बीजेपी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जोर शोर से अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिससे जनता के बीच वो ये संदेश पहुंचा सके कि उन्होंने जो वादा किया उसे निभाया भी। सत्ता की कमान संभालते ही राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। पहले तो उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रति राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी और वादों को कैसे पूरा किया जाए इसका खाका खींचने के निर्देश दिए। एक तरफ जहां घोषणा पत्र के अनुसार नई सरकार ने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर पहले ही कैबिनेट में आवासहीनों को 18 लाख से अधिक आवास मुहैया कराने को मंजूरी दे दी गई। कुल मिलाकर नई सरकार ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये काम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजी से किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की हार की मार से तिलमिला रही कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में मिशन 11 के तहत काम करने में जुट गई है। प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर काबिज कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। भारत न्याय यात्रा को लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। खास बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी और लगभग 5 दिन रहेगी। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई थी और छत्तीसगढ़ नहीं आई थी। लेकिन लोकसभा के मद्देनजर कांग्रेस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 5 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। लोकसभा चुनाव मोदी जी की वादा खिलाफी के आधार पर लड़ा जाएगा। विशेष तौर पर 2014-2019 में जो उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, अच्छे दिन आएंगे
तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि विधानसभा के समान उसकी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भी प्रदर्शन होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हम और बेहतर करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है और यह आक्रोश 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा। एक बात तो साफ है कि मिशन 11 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जी जान से तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन कौन अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।